जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर एक नए मुद्दे के साथ, एक नए समाचार के साथ। और ये समाचार हमारा इस प्रकार से पेश करते हैं किया जाता है जब हमारी परीक्षाओं में जैसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यहाँ आज का जो समाचार है या आज का जो हमारा एक हॉट टॉपिक है करंट अफेयर्स को लेकर, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या चीज़ निकल कर आती है, हम जो समझ रहे हैं या पढ़ने का प्रयास जो आज हम करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, वो क्या है कि भाई भारत ने खोजा स्वेज नहर का विकल्प। भारत ने स्वेज नहर का विकल्प खोज लिया। इस बात से क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारत इजिप्ट पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है। यानी कि भारत स्वेज नहर से जो भी माल यूरोप से व्यापार हमारा होता है उसका सबसे शॉर्ट रास्ता समुद्र मार्ग में अभी कौन सा है, वो इजिप्ट से निकलने वाला जो स्वेज नहर है वो है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि भाई हम इस बात को जानते भी हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, इजिप्ट के मित्रवत संबंध हैं, ऐसा भी हम लोग मानते हैं और देखा भी गया है। लेकिन अभी फिलहाल में कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से इजिप्ट के साथ रिश्ते हमारे कुछ खराब होते नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी जो है पाकिस्तान के चाचा चाइना का कोई ना कोई एंगल जरूर निकल कर आएगा, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आप सभी के लिए जो कि बहुत ही जरूरी सूचना है, जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। जो लोग रेगुलर हमारे साथ बने हुए हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर सेशन को देख रहे हैं, उनको पता है कि गुरुकुल बैच का फर्स्ट जो बैच है वह हाउसफुल हो चुका है। और यहाँ पर गुरुकुल बैच का जो है 3 जुलाई से 2.0 शुरू होने वाला है। तो सभी लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें जो भी चाहते हैं अपना एक एम लेकर चलना, 2024 में परीक्षा को पास करना यूपीएससी की और अपने नाम को मेरिट लिस्ट में देखना। तो भाई ये जो कंसेप्ट है वो 100 छात्रों के लिए है, 100 छात्रों की सीट है। इससे पहले का जो बैच है वो फुल हो चुका है, उसमें कोई सीट नहीं है। क्लासेस ऑन हो चुकी हैं, उसमें क्लासेस चल रही हैं, कक्षाएं बहुत अपने रिदम पर चल रही हैं। और इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के कंसेप्ट पर चल रहा है, यानी पहले आओ पहले पाओ वाला कंसेप्ट है। क्लासरूम प्रोग्राम है ये। इसके साथ ही इसमें मेंटरशिप है, लाइब्रेरी की सुविधा भी आपको उपलब्ध कराई गई है। तो ओजांग आईएएस एकेडमी में आप सभी उन धुरंधरों का स्वागत है गुरुकुल बैच में जो चाहते हैं 2024-25 का कुरुक्षेत्र जीतना, महाभारत को जीतना, जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और इस गुरुकुल में हम सभी लोग जानते हैं जाने माने शिक्षक, जाने माने मोटिवेटर सर, और यहाँ पर ओजांग सर आपके द्रोणाचार्य हैं। या इनके सानिध्य में रहकर इस गुरुकुल में आप बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे। गुरुकुल की पूरी टीम इसी के लिए लगी हुई है कि कैसे हम मैक्सिमम ऑफ सिलेक्शन यूपीएससी में दे सकते हैं। पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता है इस एक छोटे से कंसेप्ट को लेकर। तो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने उस महत्वपूर्ण विषय और टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो भाई खबर क्या रही, क्या खबर थी यहाँ पर? खबर ये थी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली जो सड़क है वो अब कहाँ तक पहुँचेगी? अब वह सड़क पहुँचेगी आपकी रूस तक। कहाँ तक पहुँच रही है ये सड़क? अब रूस तक पहुँचेगी, जिसका नाम रखा गया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये भारत को अब सीधे यूरोप से कनेक्ट करेगी, बिना स्वेज नहर को आप बीच में लाए या बिना स्वेज नहर के उपयोग को लाए। यानी कि कहीं ना कहीं इजिप्ट के ऊपर जो निर्भरता थी स्वेज नहर को लेकर, वह पूरी तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे खत्म होने वाली थी। तो ये एक समाचार था हमारा, यानी कि भारत के बीच जो व्यापार का खर्च है या रूस को लेकर यूरोप के साथ जो व्यापार का खर्च है, उस खर्च में लगभग 30% का खर्चा कम हो सकता है। 30% हम लोग बचाएंगे, अपने देश का जो पैसा है वो 30% तक बचा लेते हैं इस रूट का उपयोग अगर हम लोग करेंगे तो। अब जल्दी ही इसका उपयोग भी शुरू होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इस पर कार्य शुरू हो चुका है
और जल्द ही यह पूरा भी होगा। तो यह है क्या, क्यों हम इसको शुरू कर रहे हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसको शुरू करने के पीछे का जो एक उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि जो भारत अपना व्यापार करता है वो मेनली यहाँ स्वेज नहर से होकर करता है। किसके साथ, यूरोप के साथ। जब हम लोग देखते हैं कि यूरोप के साथ जो व्यापार हो रहा है वो मेनली स्वेज नहर से होकर हो रहा है, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा देश है, इजिप्ट देश है, इजिप्ट देश है। इस इजिप्ट देश के साथ हमारे संबंध तो बहुत ही अच्छे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन हाल ही में हुई कुछ घटनाओं ने इसने हमारे साथ जो संबंध थे उसको कहीं ना कहीं नकारते हुए चीन की तरफ इसने हाथ अपना बढ़ाया है। लेकिन फिलहाल में अगर हम देखें तो पहले अगर देखते जो ओल्ड रूट है वो रूट क्या है, केप ऑफ गुड होप से होकर है, यानी कि जो अफ्रीका को पूरा पार करके ये रूट आता है, केप ऑफ गुड होप से होकर ये रास्ता जाता है। और इस स्वेज नहर के बनने के बाद जो शॉर्टकट रास्ता मिला उससे लगभग 43% की जो दूरी थी वो कम हो गई भारत तक पहुंचने में। तो जो ये स्वेज नहर है जिस पर अभी किसका कंट्रोल है, इजिप्ट का कंट्रोल है, और यहाँ पर इजिप्ट का एक पेनिसुला है जिसे सनाई पेनिसुला कहा जाता है, सनाई प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यहाँ इस दूरी की बजाय अब जो हमारा नक्शा तैयार होगा उसमें हम अगर किसी चीज को देखेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि जो भारत का रास्ता होगा, मार्ग होगा, वो अब ये वाला नहीं होकर, स्वेज नहर वाला नहीं होकर, बल्कि ये होगा बंदर अब्बास यानी कि ईरान होते हुए, अजरबैजान होते हुए और रूस, मॉस्को होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग रूस तक ये रास्ता जाएगा, जो कि भारत के ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में 30% तक की कमी करेगा, जिससे भारत को होने वाला एक बहुत बड़ा प्रॉफिट, कॉस्ट इफेक्टिव जो प्रॉफिट है वो बनेगा। और भारत इस 30% का उपयोग मुख्यतः कई कार्यों में लगा सकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य या पेंशन इत्यादि जैसे कल्याणकारी योजनाओं में इस 30% का उपयोग बड़े आराम से कर सकता है। तो यहाँ हमने इजिप्ट को कर दिया है बाईपास, इजिप्ट को कर दिया है बाईपास, क्योंकि भाई हम देखेंगे कि कुछ समय पूर्व, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा कहानी को लेकर, स्टोरी को लेकर बात करूँ जो कि हमारे नॉलेज से ही जुड़ा हुआ है। कुछ समय पूर्व आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक देश है भाई, और जो लोग देख रहे हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर अभी जो मैंने ये लाइन बनाई है यहाँ पर कौन सा एक कंट्री आता है। कमेंट में जरूर बताएंगे यहाँ पे कौन सा कंट्री आता है। तो भाई कुछ समय पूर्व तुर्की में भूकंप आया था, बहुत ही बड़ा भूकंप आया था, जिसमें भारत ने क्या किया, ऑपरेशन दोस्त चलाया, ऑपरेशन दोस्त चलाया। इसमें भारत ने पूरा इस बात पर जोर दिया, इस विषय पर जोर दिया कि हमारा जो सिद्धांत है भारत का, वसुदैव कुटुंबकम, इस बात पर हमने जोर दिया, वसुदैव कुटुंबकम, हमने इस चीज पर जोर दिया। और इस चीज पर जोर देते हुए हमने तुर्की की भरसक सहायता की। और बाद में हम ये देखते हैं कि तुर्की ने हमारे साथ क्या किया, तुर्की ने ये किया कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के पक्ष में बोला, चाइना के पक्ष में बोला, यानी कि उसने हमारा साथ नहीं दिया। यानी थोड़ी सी एक लाज शर्म भी हो जाती है कि भाई कोई हमारी सहायता कर देता है, कोई हमारे बुरे वक्त में सहायता कर देता है, तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, कोई अगर बुरे वक्त में सहायता कर दे आपकी, आप काफ़ी बुरे वक्त में हैं, आपको आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और उस स्थिति में उस समय आपकी कोई सहायता कर दे अर्थ से, यानी पैसा देगा, फिनेंशियली आपको सपोर्ट कर दे, तो आप उसको हमेशा याद रखेंगे। उसके ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है या फिर कहीं वो अकेला खड़ा है तो आप उसकी सहायता के लिए खड़े हो जाएंगे। ये एक मानवता है जो शायद हम भारतीयों में ही दिखाई देती है, लेकिन यहाँ तुर्की ने ऐसा नहीं किया। भूले को भी ये नहीं कहा कि भाई जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है या जो कश्मीर है ये इंडिया का पार्ट है, ये इंडिया का पार्ट है।
तो यहाँ पर ये चीजें हमें देखने को मिली। ठीक ऐसे ही अभी हमें देखने को मिला इजिप्ट के साथ भी। हम ये मान रहे थे इजिप्ट का जो एक परंपरा है, जो अगर हम इसको बोलें कि इसकी जो हिस्ट्री है, इतिहास है, तो ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो इजिप्ट और इंडिया ये दोनों ही देश, भारत और इजिप्ट, ये दोनों ही देश एक प्राचीन संस्कृति के उदाहरण देने वाले देश हैं। यानी कि जब हम भारत में हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं, तभी हम ये मानते हैं कि यहाँ पर नाइल सिविलाइजेशन थी, नील सभ्यता थी। पिरामिड का बनना ऐसे मतलब सभ्यता, एक विकसित सभ्यता थी, जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी। इनके बीच जो है व्यापार को भी देखा गया, ट्रेड को भी देखा गया। तो इन चीजों को लेते हुए हमारे एक सांस्कृतिक पारंपरिक संबंध भी एक तरह से इजिप्ट के साथ बन जाते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमने ये देखा कि G20 की बैठक हुई, और G20 की बैठक में यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ देश, जिसमें मुख्यतः पाकिस्तान और ये तुर्किया और इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया, इन देशों ने G20 की बैठक को में हिस्सा लेने से मना कर दिया, जो कहां पर कंडक्ट हो रही थी, J&K में कंडक्ट हो रही थी, जम्मू कश्मीर में कंडक्ट हो रही थी। तो अब यहां पर एक बात ये समझ में नहीं आती, इन्होंने ये कहा कि भाई श्रीनगर में किया जा रहा है G20 की बैठक, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर जो बैठक होने वाली थी, वो कहाँ होने वाली थी, G20 की, वो होने वाली थी जम्मू कश्मीर में। किसकी बैठक, G20 की बैठक। तो यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती, उन्होंने मना कर दिया किस बिहाफ पर कि ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है और ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है, यहाँ पर हम बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि क्या वाकई में ही जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इन 4 देशों की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं? क्या ये चाहते हैं कि वहां का विकास हो? नहीं चाहते हैं कि वहां का विकास हो। अगर ये चाहते तो वहां G20 की मीटिंग में जाते और सांस्कृतिक रूप से जो उनका कल्चर है, जो उनकी परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उनको देखते, सुनते, समझते और उनको महसूस करते, विकास के नए आयाम यहाँ पे प्रकट करते कि भाई वहां के लोगों का डेवलपमेंट हो। लेकिन नहीं, इनको तो बस क्या करना है, इंडिया आ जाए, बस पता नहीं क्या कौन सी भैंस इनकी खोल के भाग गया है भारत, है ना। भारत पता ना कौन सी भैंसिया इनका लेकर चला गया है कि जब देखो उनसे दूर। तो यहां पर G20 की बैठक में इजिप्ट ने क्या किया भाई, इजिप्ट ने इंडिया का बायकॉट किया, जिसके बाद भारत भी अब चुप रहने वाले देशों में से तो रहा नहीं। यहां हम जैसे को तैसा वाला कंसेप्ट देते हैं, जैसा आपने अभी कुछ समय पहले ही इसी ओजांग टाइम्स पर, इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा। एक वीडियो मैंने हॉट टॉपिक्स पर डाला था जिसमें परमाणु हथियारों के संबंध में मैंने चर्चा की थी। तो उसी में ही हमने इस पर भी बात की थी कि भारत के जो भी रिपोर्टर्स चाइना में हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। तो हमने भी वहां के चाइनीज रिपोर्टर्स को वापस भेज दिया। जाओ, चाइनीज रिपोर्टर, हमने क्या किया, कंपनियों को भी धीरे धीरे करके वापस भेजना शुरू कर दिया। तो यहां हमें यही चीज देखने को मिली कि अब हम जैसे को तैसा करने वाले हैं, यानी कि अब हम यहां से होते हुए जो ये नया रूट बन रहा है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर काम करना जरूरी है, क्योंकि भारत अगर किसी एक देश पर डिपेंड रहेगा तो हमें बार बार इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि कहीं ये देश कुछ हमारे रास्ते को बंद कर दे या किसी तरीके के हमारे जहाज़ों को रोक ले, तो क्या होगा उस समय, हमारा व्यापार तो ठप पड़ जाएगा, हमें रोज का नुकसान होगा, करोड़ों का नुकसान होगा। तो इन चीज़ों को लेते हुए हमने क्या किया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को विकसित कर दिया। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को विकसित करना शुरू किया और इसका उपयोग में हम देखेंगे कि यहाँ पर ईरान में भारत के सहयोग से एक बंदरगाह भी बनाया गया है, जो काफ़ी सुर्खियों में रहता है,
चाबहार बंदरगाह, जो कि काउंटर करता है चाइना के पाकिस्तान में बने ग्वादर बंदरगाह को। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। इसके साथ ही अगर हम चलें तो भारत क्यों खोज रहा है विकल्प, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर एक तरह से स्पष्ट तो होती ही गई होगी कि भारत क्यों खोज रहा है, क्यों खोज रहा है एक नया विकल्प। एक विकल्प खोजने का, ये नया विकल्प खोजने का कारण तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से पता चल ही गया कि भाई कहीं ना कहीं इजिप्ट का झुकाव जो है वो किसकी तरफ हो रहा है, इजिप्ट का झुकाव हो रहा है चाइना की तरफ। उसके पीछे एक कारण क्या है, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि हाल ही में जो चाइना इजिप्ट है, जो इजिप्ट है ये चाइना के वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम का हिस्सा बन गया है। जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इसका स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा बन गया है। आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ समय पहले इसी चैनल पर ओजांग टाइम्स पर आप लोगों के साथ एक चर्चा की थी जिसमें होंडुरास ने ताइवान को चीन का हिस्सा माना, और उसमें किस तरह से मैंने ये कुछ देशों का उदाहरण लिया, श्रीलंका का लिया, पाकिस्तान का लिया, कि कैसे चाइना ने उन देशों को बर्बाद कर दिया है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल उसके रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर यही चीज निकल कर आ रही है कि जो जो चाइना के इन प्रोजेक्ट्स में आता है, हाथ लगाता है, वो आर्थिक रूप से बर्बाद हो ही जाता है। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट हमें एक बार फिर से देखने को मिल सकता है इजिप्ट के साथ में भी। अब पाकिस्तान को ही ले लीजिए। पाकिस्तान को अगर आप लेंगे तो यहाँ पर एक और बात आप लोगों को क्लियर हो जाती है, क्लियर हो जाएगी। कैसे? कि भाई पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी वन बेल्ट वन रोड का ही एक पार्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इस कॉरिडोर में जितना भी पैसा लग रहा है, जितना भी खर्चा हो रहा है, वो सभी खर्चे चाइना कर रहा है। और चाइना ने क्या किया कि इनका जो खर्चा है वो विद ब्याज लगाकर, इंटरेस्ट लगाकर पाकिस्तान से मांग लिया कि भाई पैसा दे दो जो भी CPEC प्रोजेक्ट में लग रहा है, यानी कि कर्जा लाद दिया उसके ऊपर। तो ये जो भी प्रोजेक्ट चाइना अपने बना रहा है या दूसरे देशों में लगा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ होता है, कल्याणकारी योजना नहीं होती है। भारत देश थोड़े ही है कि भाई तुमको जो है फ्री में दे दिया, मुफ्त में बांट दिया, कोई ऑपरेशन दोस्त चला दिया तो कभी कुछ चला दिया। तो यहाँ पर एक ये विकल्प खोजने का जो एक कारण है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कुछ अन्य जो विकल्प, अन्य जो कारण है वो एक क्या हो सकते हैं कि भाई जो एक एवरग्रीन नाम का जहाज आपने सुर्खियों में सुना होगा कि एवरग्रीन नाम का जहाज जो है वो स्वेज नहर में फंस गया, अटक गया। ये पूरा नहर है, ये पूरी नहर है, ये नहर है, इसमें ये जहाज बिल्कुल तिरछा ऐसे फंस गया, ये तिरछा ऐसे फंस गया। और इसके फंसने से लगभग जो है 3000 करोड़ का नुकसान हुआ। ये भारत का शिप नहीं था, लेकिन फिर भी ये मार्ग बाधित हुआ, और इस मार्ग के बाधित होने से, रुकने से कई देशों के माल की आवाजाही, यूरोप के साथ जो व्यापार था उसका नुकसान हुआ। यानी कि हर घंटे 3000 करोड़ का नुकसान हुआ। मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, कई दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर घंटे 3000 करोड़ का नुकसान इस जहाज के नहर में, स्वेज नहर में फंसने की वजह से हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए भी एक नए विकल्प की खोज करनी चाहिए कि भाई कल फिर से कोई जहाज अभी एक अटका, दो अटका, और फिर उससे क्या हो, ये रास्ता बंद हो जाए, कट हो जाए, हमसे दूर हो जाए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण आपको एक बार फिर से मैं यहां बता देता हूं। दूसरा कारण यही है चाइना का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। अब इसको देखिए, अभी हमने यहाँ पे चर्चा की कि जो इजिप्ट है चाइना के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है, इजिप्ट। अब कल को चाइना इजिप्ट में इसी स्वेज नहर पर हो सकता है कि अपनी चौकी बिठा दे, नेवी रख दे, अब नेवल शिप रख दे, पनडुब्बियां घुसा दे यहाँ पर, और यहाँ से कोई भारतीय जहाज आ रहा हो, जा रहा हो, उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दे, रेस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दे, है ना, ये दिक्कतें उत्पन्न कर दे। तो हमें कहीं ना कहीं दूर का सोचना पड़ेगा, और दूर का सोचना पड़ेगा इसी कारण से
इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को हमने चुना है एक नए विकल्प के रूप में, ताकि हम यूरोप तक बिना किसी रोक टोक के विपरीत परिस्थितियों में भी पहुंच सकें, रूस के साथ हमारे सीधे संबंध बन सके, सेंट पीटर्सबर्ग तक ये मार्ग पहुंच सके। तो यहाँ पर इस तरीके के नुकसान से बचने के लिए नहर का जो यातायात है, इसमें अगर कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाता है तो एक विकल्प आपने देखा कि ये जहाज जैसे फंस जाता है तो उस स्थिति में दिक्कत हो सकती है। दूसरा, चाइना जो कि हमारा एक काउंटर देश है, उस काउंटर देश के साथ अपने रिश्तों में जो धीरे धीरे खटास आ रही है, दरार आ रही है, उस परिस्थिति में भी हमें हर कदम सचेत रहने की ज़रूरत है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये विश्व में पहली बार ऐसी कोई घटना घटित हो रही हो जब इस नहर में इसके यातायात में रुकावट उत्पन्न हुई हो। ऐसा पहले भी हो चुका है। कैसे हो चुका है? जैसे 26 जुलाई 1956 में बात करें तो पहली बार इस नहर को बंद किया गया था। इस नहर का राष्ट्रीयकरण की घोषणा के बाद जो विवाद उपजा था उसके कारण ये फैसला लिया गया था। नेशनलाइजेशन किया गया था इस नहर का। इससे पहले ये यूरोप और फ्रांसीसी कंपनियों के कंट्रोल में, यूरोप में खासतौर पे इंग्लैंड के कंट्रोल में हुआ करता था ये सुएज नहर। बाद में यहाँ पर यहाँ के लोगों ने, यहाँ के राजनेताओं ने एक आंदोलन किया और उस आंदोलन में इस नहर को इजिप्ट के अंडर लेने के लिए इसकी घोषणा राष्ट्रीयकरण इसका नेशनलाइजेशन कर दिया। तब इस नहर को बंद किया गया था। फिर इसके बाद 1967 में आप देखेंगे तो इजराइल का, जो इजराइल देश है, हम जानते हैं एक काफी महत्वपूर्ण देश है इस विश्व के मानचित्र पर। तो इजराइल का मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के साथ युद्ध छिड़ गया। अब देखिए यहाँ मिस्र नाम आ रहा है। मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के साथ युद्ध छिड़ गया और 6 दिन चले इस युद्ध के दौरान 15 जहाज सुएज नहर के रास्ते में ही फंसे रह गए और इसके साथ साथ एक जहाज डूब भी गया। तो सोचिए उस जहाज पर कितना गुड्स होगा, कितना बड़ा माल रखा होगा और वो माल जिस देश में जा रहा होगा उस देश को नुकसान हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो मिस्र है, इसका मिस्र का इजराइल के साथ, सीरिया के साथ, या इजराइल का जो है मिस्र, सीरिया, जॉर्डन के साथ हमेशा मतलब एक टकराव की स्थिति बनी रहती है, आज भी बनी रहती है। हालांकि इजराइल और मिस्र के बीच में एक अभी शांति वार्ता की भी शुरुआत की गई है और बाकी के जो 14 थे वो अगले 8 सालों तक कैद होकर रह गए, यानी कि जो और जहाज थे उसमें उनको कैद कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस कारण जो है नहर से व्यापार जो है 8 साल तक बंद रहा, जो कि कितना बड़ा नुकसानदेह है। और अगर हम बात करेंगे जब ये 8 साल तक बंद रहा तो व्यापार कहाँ से होता होगा? तो व्यापार हमें यहाँ से स्पष्ट रूप से दिख जा रहा है कि व्यापार फिर अगर यूरोप के साथ होता होगा तो यहाँ से इतना लंबा रास्ता हमें घूमकर आना पड़ता था इंडिया के लिए, यानी कि वही वास्को डी गामा वाला रास्ता हमें अपनाना पड़ता था, जिसकी वजह से हम लगभग 20,900 किलोमीटर चलते थे और इस रास्ते को पूरा करने में लगभग 24 दिन का समय लगता था। लेकिन अगर आप सुएज कैनाल से आते हैं तो 12,000 किलोमीटर का ही रास्ता तय करना पड़ता है और 14 दिनों में ही ये रास्ता पूरा हो जाता है। तो यहाँ जो स्थिति बन गई वो उसी स्थिति के कारण आज जो है हमें विभिन्न प्रकार के विकल्पों को तलाशना पड़ रहा है। तो जिसमें एक विकल्प हमारे सामने है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 2004, 6 और 2017 में भी जहाज़ों के फंसने के कारण यातायात जो है कुछ दिनों तक बंद रहा था, बाधित रहा था। तो इसी कंसेप्ट को देखते हुए, इन विकल्पों, इन चीज़ों को देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि हमें ज़रूरत है आज किस चीज़ की, एक नए विकल्प की, ताकि हम मिस्र पर डिपेंडेंसी को कम कर सकें। और उस डिपेंडेंसी को कम करने के पीछे जो कि कारण मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जहां हम वसुदैव कुटुंबकम कर रहे हैं तो ये सब जो लोग हैं, जैसे ये तुर्की वाले हैं, ये चाइना वाले हैं, ठीक है, चाइना वाले हैं, पाकिस्तान के चाचा, तो जो चाइना, तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने G20 का बायकॉट किया था, जो कि कहाँ हो रहा था, J&K में हो रहा था। तो इन्होंने G20 का बायकॉट
किया था। तो इस चीज़ को देखते हुए भी हमारे मन में कहीं ना कहीं अब सतर्कता आ जानी चाहिए कि कोई देश अगर विश्व पटल पर, हमारे विश्व मंच पर हमारे साथ नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं उससे दूरियों को बनाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कब आस्तीन का सांप आपको डस ले पता नहीं चलता है। तो इस चीज़ को देखते हुए पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है ना, उसका मुद्दा उठाते हुए ये लोग नहीं गए थे, हम लोग इस चीज़ पर चर्चा कर ही चुके हैं। तो आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ये जो एक पिक्चर है जो आपके सामने अभी मैंने शो की है, दिखाया है आपको, तो ये अल सीसी हैं, मिस्टर अल सीसी हैं, जो कि इजिप्ट से आते हैं, ठीक है, इजिप्ट के प्रमुख नेता हैं। और बराबर में आप इनको तो जानते ही हैं, इनको कौन नहीं जानता, पूरा विश्व जानता है, मोदी इज द बॉस, है ना। ये अभी हाल ही में हमें ये लाइन सुनने को मिली थी ऑस्ट्रेलिया में। तो जो मोदी जी हैं और साथ में जो ये इजिप्ट के नेता हैं, इनके बीच में आप देख रहे हैं कितनी खुशी के साथ एक दूसरे को हाथ मिला रहे हैं, यानी कि एक अच्छी मित्रता थी। जैसे मैंने कहा कि प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता रही हो, इतिहास रहा हो, और वो इतिहास कहीं ना कहीं हमें इसमें देखने को मिलता है कि सांस्कृतिक इतिहास एक जैसा रहा हो। तो इस मित्रता को इन्होंने आगे बढ़ाने के बजाय चाइना के साथ जाना ज़्यादा पसंद किया है। तो हम भी धीरे धीरे जो है इन पर डिपेंडेंसी को कम करके, और इनके साथ साथ अन्य जो यूरोपीय देश हैं उनके ऊपर भी स्वेज नहर की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जब ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर शुरू हो जाएगा, तो सोचिए यूरोप के भी अन्य देश क्या करेंगे कि उस रास्ते का उपयोग करते हुए भारत या एशियाई देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट में कटिंग हो रही है, यानी कि जो लागत है उसमें कमी आ रही है 30% की। तो कौन सा ऐसा देश या व्यापारी ये नहीं चाहेगा कि उसका खर्चा कम हो और उसे लाभ ज़्यादा हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं इजिप्ट जो है भारत के इस फैसले को देखते हुए, रूस के इस फैसले को देखते हुए, और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब देशों के जो मध्य एशिया के देश हैं, इनके फैसले को देखते हुए आज ये परेशान है बेचारा, ठीक है। इस समय इसके दिमाग में कुछ अलग ही घटनाएं घटित हो रही होंगी कि पता नहीं आगे क्या क्या हो सकता है। हो सकता है नहर केवल मछली पालने के लिए ही रह जाए, मछलियां ही पाले इजिप्ट इस मामले में। तो चलिए, इसी के साथ ही इस सेशन में मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई, और आशा करता हूँ कि ऐसे कंसेप्ट्स को जानने के लिए आप आगे हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे, ओजांग टाइम्स से जुड़े रहेंगे। इस मामले में जो मामला आज हमने डिस्कस किया, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इसके साथ साथ अपने विचारों को जाहिर कीजिएगा, और साथ में बताइएगा कि इजिप्ट का चाइना के साथ होना किस तरह से उसके लिए हानिकारक हो सकता है, और भारत के साथ ना होना भी उसके लिए कैसे हानिकारक हो सकता है। इस पर प्रकाश कमेंट में जरूर डालिएगा। और इसके साथ ही एक बार फिर से आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं दोबारा से कि गुरुकुल बैच 3 जुलाई से 2.0 शुरू होने वाला है। केवल 100 छात्रों के लिए है, केवल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, पहले आओ पहले पाओ का कंसेप्ट है। तो भाई सभी लोग जो हैं जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लें। क्लासरूम सुविधा है, मेंटरशिप है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में रहकर तभी आप किसी परीक्षा को पास कर सकते हैं, उत्तीर्ण हो सकते हैं, क्योंकि महाभारत के कुरुक्षेत्र के लिए भी एक अच्छे द्रोणाचार्य की आवश्यकता थी, एक अच्छे गुरु की आवश्यकता थी जो गुरु द्रोणाचार्य थे। ठीक उसी तरह से इस संस्था में, इस गुरुकुल के द्रोणाचार्य ओजांग सर हैं। तो यहाँ क्लासरूम, मेंटरशिप, लाइब्रेरी की सुविधा इत्यादि उपलब्ध है। काउंसलिंग के माध्यम से इन 100 छात्रों को एडमिशन दिया जा रहा है, और एडमिशन बहुत जोरों पे चल रहा है। अपनी सीट को तुरंत बुक कराएं, और नीचे आ रहे इन नंबर्स पर कॉल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का अखबार कार्यक्रम देखना ना छोड़ें, जो कि आज के जो महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करते रहते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।